नमो नमः बच्चों। शेष आगे की जो प्रक्रिया है उसको आप सुनिए। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ओष्ठ तक का वर्णन आपके सामने किया था उच्चारण स्थान के अंतर्गत। अब हम नासिका के संबंध में जानना चाह रहे हैं। नासिक के वर्ण कौन कौन से हैं, यानी नासिका का स्पर्श कर के कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे। उसके लिए सूत्र है यमगणनानां नासिका च, यानी य म ङ ण न म, इनका जो स्थान है वो स्पर्श स्थान नासिका है। बिना नासिका के इन वर्णों को आप बोल ही नहीं सकते हैं। कभी कभी आपको ये देखने में आता है, छोटे बच्चों को जो हम सिखाते हैं, अंग, अह और य को छोड़ करके यूं, अणु, इस प्रकार के जो अशुद्ध उच्चारण हैं उनको देखने को सुनने को मिलता है। जबकि उनका स्पष्ट जो उच्चारण है य म ङ ण न म, इनको ऐसे बोला जाएगा। ये नासिक के वर्ण हैं, तो नासिका का ही इनमें प्रयोग किया जाएगा। आगे जो है कंठ तालु। कंठ तालु ए दईतो कंठ तालु, ए और ऐ का जो है कंठ तालु स्थान है। दो दो है इसमें, कंठ और तालव्य, गला और तालु। ए ऐ को बोलने के लिए यहां से स्पर्श हमें करना पड़ेगा। वायु यहां से टकरा के बाहर आएगी। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ कौन कौन से हैं इसके? ओ दौ तौ कंठोष्ठम। ओ और औ का जो स्पर्श स्थान है वो कंठ यानी गला और ओंठ, ओ औ इस प्रकार से बोले जाएंगे। अंत में दिया है दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठम। व का जो उच्चारण स्थान है दांत और होंठ हैं, इनका उच्चारण करने के लिए हमें दांत और ओंठ की मदद से इनका उच्चारण हम कर पाएंगे। इसी के साथ मैं एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूं, जिसको हम कहते हैं संयुक्त अक्षर। जैसे हमने व्यंजन हमने बात करी थी, क से ह तक ही हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। क्ष त्र ज्ञ जो है बच्चों, वो संयुक्त अक्षर हैं, यानी संयुक्त अक्षर। जैसे स्वरों में अंग अह संयुक्त वर्ण है, ऐसे ही छ को छ न बोल करके क्ष त्र ज्ञ। तो क्ष कैसे बनता है उसको बोलते समय हम, जैसे आप लोग अपनी पुस्तक जो हिंदी पढ़ते हैं, कई बच्चों से मैंने ये कहते हुए सुना है कि क्षितिज, क्षितिज नहीं है, वो क्षितिज है। क्ष बोलना जब हमें शुरू करना होता है तो उसके लिए क और श को मिला करके उसमें अ वर्ण भी लगेगा, तब जाकर के बनेगा वो क्ष। तो ये संयुक्ताक्षर है। किसके संयोग से बना है? क और श। क और श। श कौन सा होगा? मूर्धन्य श हो गया। क और मूर्धन्य श के संयोग से क्ष बनता है, और क्ष के बाद क्या बनता है? त्र। उसमें तो स्पष्ट है त और र और अ सब में लगेगा त्र। ज्ञ वर्ण को बोलने के लिए हमें ज आधा, य आधा और अ वर्ण। तो ज धन य धन अ बराबर ज्ञ। ज्ञ को ज्ञ हम लोग सुविधा की दृष्टि से कहते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें जो 33 वर्ण बताए थे, उन 33 वर्णों में इनकी गणना इसलिए नहीं की गई थी क्योंकि ये स्वतः क से ह के बीच में ये वर्ण आ चुके थे, इसलिए हमने दोबारा इनका प्रयोग, न उनकी गिनती में होता है, न हमने इनका प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आपने संयुक्ताक्षर, जैसे विद्यालय है, विद्यालय का जो द है, द्य है, उसमें भी द और य मिलकर के द्य बना है। और
आप विद्वान लिखते हैं तो द और व मिलकर के एक अक्षर बना है, द में वो लगा, विद्वान। चिन्ह लिखते हैं, अपराह्न लिखते हैं, आह्लाद लिखते हैं, ब्रह्मा लिखते हैं। तो ये जो वर्ण हैं, उद्योग लिखते हैं, ढक्का लिखा आपने, पद्मासन लिखा आपने, पक्वम लिखा आपने, इन सब में संयुक्त वर्ण, संयुक्त अक्षर मिल रहे हैं। तो इन दो वर्णों के योग से ही कोई संयुक्त वर्ण यानी स्वर लगा करके भी 3 हो जाएंगे। इन वर्णों के संयोग से क्या बनेगा? संयुक्ताक्षर बनेगा। इसलिए उनकी गणना व्यंजनों के क्रम में हमने नहीं की थी। इस प्रकार से आपने संयुक्त वर्णों के बारे में भी जाना और ये जो उच्चारण स्थान है उतालिका के माध्यम से वो भी आपने जाना। इसके पश्चात हम आपको व्याकरण में यदि संभव हुआ तो संधि के बारे में हम आपको बताएंगे। वो संधि जो आपके हिंदी में भी काम आएंगी और संस्कृत में तो आएंगी। और प्रत्येक कक्षा के लिए ये जो शिक्षण सामग्री आपको भेजी जा रही है, ये 6 से लेकर के 12 तक यानी उच्च कक्षाओं के काम की भी वस्तु है। इसलिए आप हिंदी के तौर पर भी इसको भी सीखें, संस्कृत के तौर पर भी सीखें, सबके लिए ये उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मुझे आशा है। और अगली शिक्षण सामग्री का आप इंतजार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।